शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हमारे लिए खुशी और मुसरत का मकाम है कि हमारे ही बिरादरी में से डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन हम्दुल्लाह साहब उम्रा की वीज़ा पर उम्रा की नीयत से आए हैं और पहले मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ किए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमको मौका दिया कोकन कमेटी मदीना वालों को, कोकन हाउस वालों को उनकी खिदमत करने का। सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं, अहलन व सहलन, खुश आमदीद। आज हम लोग आपकी छोटी सी इंटरव्यू लेंगे और जिसको हमने लाइव किया है और इंशाल्लाह लोग उसको देखेंगे और ये फिर मैंने यूट्यूब के ऊपर कंटिन्यू रहेगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपके बारे में हमारा एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। हम जानना चाहेंगे आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके चाइल्डहुड के बारे में, फिर आपका स्टडी साइकिल, उसके बाद में आपका प्रोफेशनल स्टडी साइकिल, फिर आप प्रोफेशनल ज़िंदगी में आएंगे इंशाल्लाह। तो प्रोफेशनल ज़िंदगी में आपकी प्रैक्टिस कैसी रही और उसमें कामयाबी हासिल करने तक या अभी तक आपके साथ में कितनी अच्छाइयाँ होंगी माशाल्लाह तबारकल्लाह। और ज़ाहिर है हर काम में, हर प्रोफेशन में कुछ न कुछ कहीं न कहीं हल्का फुल्का गम वाला मामला भी आता है। तो ऐसे मामले में फिर आपने उसके क्या सॉल्यूशंस निकाले। आपका अभी इस वक्त माशाल्लाह इतना सारा काम करने के बाद में आपके पेरेंट्स के साथ में आपका अटैचमेंट कैसा है, आपके अहल-ओ-इयाल के साथ में आपका अटैचमेंट कैसा है, और उसके बाद में पेशेंट्स हैं और ख़ासकर हमारी कम्युनिटी के साथ में आपका अटैचमेंट कैसा है। उसके बाद में जो है आखिरी सवाल आपके लिए ये रहेगा और आप पूछ सकते हैं बीच में जब आप शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको वापस ताकि मैं समरी दूँ, ताकि लोग जो इस वक्त देखना शुरू किए उनके जहन में आ जाए कि ये इंटरव्यू की नौइयत क्या है। आखिर में आप हम सबको एक माशाल्लाह तबारकल्लाह का मैसेज देंगे ग्लोबली। हम चाहते हैं कि आपके इस इंटरव्यू से हमारे जो बिल्कुल नर्सरी से लेके प्रोफेशन की लाइन तक जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर काम के लिए तगल्लु कर रहे हैं, कोई भी लाइन का, वो इस मीटिंग से इंस्पायरेशन ले, इस मीटिंग से कुछ सबक हासिल करें और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें। तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ कोकन हाउस और कोकन कमेटी मदीना की तरफ से। मेरे साथ में हमारे एक्स सदर इरशाद मुकादम बैठे हुए हैं। इस वक्त वो हमारे कोकन कमेटी मदीना के स्पीकर हैं और आपके बिल्कुल बगल में जो है हमारे कोकन हाउस के इंचार्ज शौकत नाडर बैठे हुए हैं। चूँकि आपकी तरफ से थोड़ा सा मामला तो रमज़ान का है, हमने आपको दावत दी थी, दोपहर में कंफर्मेशन मिला, फ़ौरन 2 घंटे में सारी तैयारियां हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो आज यहाँ पर भी हमारे कोकन कमेटी के लोग बैठे होते जैसे आपने कल इफ्तार पर देखे। तो इंशाल्लाह हम आपको मुबारकबादी देते हैं आपके इस प्रोफेशन पर और आपके काम करने के अंदाज पर कि आपने ये सिर्फ काम ही नहीं किया बल्कि काम करते करते आप माशाल्लाह चैरिटेबल फॉर्म भी इब्तिदा की और उसकी शुरुआत की। तो एक चैरिटी फॉर्म जैसे कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ज़कात का मामला जो है, तो ये ज़कात का फंड आप किस तरह लेते हैं और किस तरह लोगों तक पहुंचाते हैं, ये सारे सवालात जो हैं इस वक्त हमारे दिमाग में जो आए हैं जिससे हम 1 बाय 1 चलते हैं। तो आइए सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे आपके वालिदैन से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करने से पहले मैं तमाम कोकन कमेटी का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ तो उम्रा के हैसियत से आना हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा में जैसी सुकून की वाली जगह और कहीं नहीं है दुनिया में। साथ में अपने लोग यहाँ पे जब मिले
और भी बेहतर लगा, और यहाँ के लोग जिस तरह से मिल के काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जानकर भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमेशा एक नज़रिए से चलना था मेरा कि हम लोग कुछ थोड़ा बिखरे हुए हैं, बट जब यहाँ पे आके मदीना में एक ओपन कमेटी जब देखें हम, और जिस तरह से ये काम कर रहे, जिस तरह से उन्होंने सुफूर का इंतज़ाम किया और सब लोग बड़े इंथुजियाज़म से काम कर रहे और बिल्कुल एक हैं, बहुत से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जान के बेहद खुशी हुई। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि बस सिर्फ मदीना नहीं है, सारी दुनिया में जहाँ भी हमारे कौम के लोग हैं, कोकनी लोग हैं, ये एक मिलकर एकजुट होकर काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र मेरा ज़िंदगी का बड़े मामूली घर से हुआ है। माँ बाप ने काफ़ी जद्दोजहद की। वालिद साहब कुवैत एयरवेज़ में काम करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कभी किसी चीज़ का मोहताजी तो नहीं रखी। हलाल रोज़ी के ज़रिए परवरिश हुई है, इसका बड़ा एहतमाम लिया गया घर पे। वालिदा भी काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों से इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान देती थी। परवरिश हमारी सोलापुर में हुई, जबकि हम हैं वैसे भी रहने वाले शिरसी खेड़ तालुका शिरसी गांव से, और साथ में हमारा ननियाल भी राजवेल गांव से है। बट एजुकेशन के हिसाब से, और जहाँ तक हमारी फर्स्ट फैमिली दादा और चाचा ये सब आके सोलापुर में बसे हुए थे, तो यहीं पे हम अपना सारा एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, हाई स्कूल एजुकेशन, अप टू मेडिकल एजुकेशन यहाँ पे लिया। फिर सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम बम्बई पहुँचे, और फिर बम्बई से आगे हमारी जर्नी यूनाइटेड किंगडम में थी, लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल, फिर वहाँ से हम टोरंटो पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात बोलूँगा कि हम लोगों को मैं अपने माँ बाप को साथ में इसीलिए भी बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमेशा एजुकेशन पे काफ़ी हद तक स्ट्रेस किया, ताकि हमारी वालिद तो कुवैत में थे और वालिदा सिर्फ के साथ हम पूरी फैमिली सोलापुर में रहती थी। उस वक्त हमारा एजुकेशन मराठी मीडियम से शुरू हुआ, लेकिन हमारी अम्मी का कहना था कि नहीं, आगे बढ़ने के हिसाब से इनको कॉन्वेंट स्कूल में डालो। बड़ी मुश्किल से कॉन्वेंट स्कूल में के मैं सेंट जोसेफ हाई स्कूल से पढ़ा हूँ। वहाँ पे एडमिशन के लिए अम्मी ने हमारे मिनिमम 3 महीने तक वहाँ पे रुककर हर रोज़ विजिट करके जब जाके हमारा स्कूल में एडमिशन हुआ, क्योंकि उनका कहना था कि जब अगर अच्छी एजुकेशन हो जाए तो आपका पूरा फ्यूचर, आपका सिर्फ आपके घर नहीं, आपके पूरे ख़ानदान और आपका पूरी कौम का एजुकेशन होता है। इसलिए उन्होंने एक बात कहा, हम चाहिए तो एक टाइम की रोटी कम खाएंगे, एक वक्त का खाना कम खाएंगे, लेकिन अच्छे से अच्छे एजुकेशन पे ध्यान देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं। ये बात उन्होंने सिर्फ हमारे घर तक नहीं, हमारे दोस्त बिरादर इन सब में कही थी। इट जस्ट शोज उनका विजन क्या था और किस हद तक वो सोचते थे। ये सिर्फ इस लेवल पे नहीं, बट आगे के एजुकेशन में भी इस सब चीज़ों का उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया, मैं जो इस सिलसिले में बताता हूँ। इसलिए हमारी वालिदा का जो पोजीशन है हमारे दिल में वो बहुत ही अहम है, बहुत ही, वैसे तो रहना ही चाहिए, पर जिस तरह से हमारी उन्होंने परवरिश की और उसमें साथ में हमारे वालिद का बहुत बड़ा साथ था। हमेशा उन्होंने वालिदा जो भी कहती थी उस पर उन्होंने ज़रूर ध्यान दिया और उनको करने दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ तक पहुँचे। स्कूल में हम लोग बस 3 या 4 मुस्लिम बच्चे थे क्लास में, जो होते होते जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम लोग 5 बच्चे थे मुस्लिम बिरादर से, बट जब तक जहाँ तक 10th स्टैंडर्ड पहुँचे तो हम सिर्फ 2 बच्चे थे। एजुकेशन पे हम लोगों ने डट के काम किया बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लास में मैं पहले 2 बच्चों में ही रहता था, फर्स्ट या सेकंड। जब भी सेकंड आता तो माँ कहती कि आपने ज़्यादत नहीं की हमसे, हम आपके लिए इतनी मेहनत की, आपने हमारी मेहनत पे पानी फेंका।
ये तरीका था उनका कहने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से काफ़ी हिम्मत अफजाई होती थी और अगले टाइम हम वापस और ज़ोर से दिल लगा के पढ़ाई करते थे और उस पोजीशन को मुकम्मल रखा 10 साल तक। इसके हिसाब से हमने फिर मेरिट में भी आए और जब 11th और 12th की बात आई तो हमारे परवरिश भी इस तरह से हुई थी, बेटा आपको बस डॉक्टर बनना है, आगे आगे पीछे कहीं नहीं सोचना है आपको। उन्होंने कहा कि वाइट कोट पहनना है। इसी तरह से हमारा उन्होंने विजन बनाया, बोले आप तो एक डॉक्टर बनो या तो लैब टेक्नीशियन बनो, इसके बीच में आपको दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। उन्होंने जिम्मेदारी हम पे खुद डाली, ऐसा नहीं कि हम पे फोर्स किया या कुछ। बोले कि देखो आप लैब कोट तो पहनने वाले हो, वाइट कोट तो पहनने वाले हो, तो आप अभी डिसाइड करो आप क्या बनना चाहते हो। तो ये सोचा कि हमको लैब कोट वाइट कोट तो पहनना है, अभी ये तो माँ का हुक्म है और इसको तो करना है, तो क्यों नहीं एक डॉक्टर बने, अच्छा इस प्रोफेशन की तरफ ध्यान दे, ताकि लैब टेक्नीशियन बनने से बेहतर है तो मैं डॉक्टर ही बनूं। और उस तरह से हमने अपनी कोशिश, पूरा ध्यान, सारी चीज़ों को अपने बाजू रख दिया, अपने ऐश आराम, फैमिली फंक्शंस, इनको सब सेक्रीफाइस किया। मुझे अभी भी याद है कि मैं पूरे 12th स्टैंडर्ड में मेरे स्कूल के बैकयार्ड के कंपाउंड में जाके पढ़ाई करता था। स्कूल की लाइफ ऐसा भी नहीं था कि हमारे घर में ये सारी चीज़ें नहीं थी, बट अपने आप को आइसोलेट किया थोड़ा बहुत, सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाला और एक बात सोच ली थी कि हमको ये, ना हम कभी डोनेशन से कहीं एडमिशन लेंगे, ना किसी के वसीले से लेंगे, और अपने बलबूते इसको, अपनी माँ का जो हौसला था उसको साथ में लेते हुए सब चीज़ हासिल करेंगे, ये बस दिल में बना ली थी। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी जो बच्चों की परवरिश की होती है या पढ़ाई की जो होती है, वो सिर्फ बच्चों की नहीं होती है, इसमें माँ बाप का 99% कंट्रीब्यूशन होता है। वो सिर्फ पढ़ने बैठने के लिए नहीं, इस तरह से उनको हमें प्रमोट करना होता है, हौसला अफजाई करनी होती है कि जिससे बच्चे का अपने आप जहन बने, अपने आप वो उस तरह से उस रास्ते पे चले। जब मैंने 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम्स दी, उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है बेटा कि आप ये 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम के मार्क्स पे ही आपको MBBS मिल जाएगा, आपको एक बाकी के एंट्रेंस देने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से हमने उन्होंने हमारे प्रिपरेशन भी करवाई, साथ में बैठा करती थी पढ़ाई पे। एक हादसा बताता हूँ कि बचपन का, कि मुझे बचपन में मालूम नहीं था कि हमारी अम्मी की जो पढ़ाई है वो सिर्फ 3वीं तक हुई है। अल्लाह अकबर। और सामने बैठा करती थी, बताया तो पूछती थी कि कैलेंडर बताओ सारे क्या क्या होमवर्क कर रहे हैं, अच्छा ये होमवर्क कहाँ पे किया, ये बताओ ये होमवर्क कहाँ पे किया। जब तक हमको लगता था कि उनको तो सब पढ़ाई जानती है, इंग्लिश जानती है, अच्छे से जानती है। फिर एक दिन मैंने उनको कुछ पढ़ने के लिए बोला, वो पढ़ नहीं पाई। तब मेरे को पता चला कि हमारी माँ को तो इंग्लिश भी नहीं आती। आपको कहूँ कि इतना अफसोस हुआ उनको कि 6 महीने बाद मैंने एक अपने डेस्क के पास एक किताब पढ़ी हुई देखी, जिसमें लिखा हुआ था ABCD ऐसा और लिखी। बोला मेरे घर में अभी कौन है जो ABCD पढ़ रहा है, मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ और ABCD कौन पढ़ रहा है यहाँ पे। मुझे लगा कहीं गलती से किसी की बुक आई है। तब जाके पता चला कि मेरी माँ ने एक एडल्ट एजुकेशन में एनरोल किया। हमारे बाजू में रेलवे क्वार्टर्स रहते थे, वहाँ पे एक टीचर थी जो एडल्ट्स को पढ़ाती थी। ये वहाँ पे उन्होंने हमारे स्कूल जाने के बाद वहाँ पे क्लास एनरोल किया और वहाँ पे वो अपनी पढ़ाई शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा, वो यहाँ पर फिर बाद में सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी, फिर सारे साइन भी इंग्लिश में करती थी और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती गई। इससे ज़्यादा हौसला अफजाई क्या हो सकती है। जब मेरी माँ उस उम्र में कर सकती थी अपने बच्चों के लिए, तो हमको तो करना ही था वो जो हम अपने खुद के लिए कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 12th स्टैंडर्ड में 98, 97, 98, 99 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मार्क्स भी आए और हमें MBBS के लिए जो है वो 12 मुंबई में भी एडमिशन मिल रहा था। हमारे वहाँ पे भी सेकंड था लिस्ट के अंदर, और जहाँ पे सोलापुर में था वहाँ पे भी। बट माँ ने कहा कि बेटा
जितना अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजार सकते हो बेहतर है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपना MBBS सोलापुर में करें, हमारी निगरानी में करें, ताकि ये एक ऐसा वक्त होता है कि जहाँ पे बच्चे भटकने के बहुत वक्त, क्योंकि आप अपना समझना शुरू करते हो कि आप MBBS में हासिल आ गए हो और अपनी दुनिया हासिल कर ली है। तो इस वक्त भी उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम वहाँ पे भी अच्छा करोगे और यहाँ पे भी तुम पढ़ लिख के आगे निकल जाओगे। ये जो कंटिन्यूस उनकी जो हिम्मत अफजाई थी या कंटिन्यूसली हमको प्रमोट कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह इसके वजह से हमने कभी पीछे सोचा ही नहीं, कभी निगेटिव सोचा ही नहीं। हमेशा वो कहती थी कि भाई बेटा तुम क्लास में एक हो, अभी बचे, जब मैं MBBS में पूरे 100 की बैच में सिर्फ अकेला मुस्लिम बच्चा था और बड़ा फख्र से करता हूँ कि मैं अकेला कोकनी बच्चा था। अल्लाह। और लोग कहते थे कि लोग हमेशा अपनी कौम में कहते थे कि हम लोगों को दबाया जाता है, हमारी एजुकेशन में काफ़ी ये लोग तकलीफ लाते हैं, हमको आगे बढ़ने नहीं देते। मेरी माँ ने कहा कि बेटा देख, अगर दूसरा बच्चा 5 घंटे पढ़ के अगर वो लेवल पे आता है तो तुम 10 घंटे पढ़ो, ताकि आपको नीचे लाने में लोगों को शर्म महसूस हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। जब भी मैं एग्जामिनेशन के लिए जाता था, मेरा प्रिपरेशन इतना परफेक्ट रहता था कि एग्जामिनर कहता था कि हम सोच ही नहीं सकते तुमको और कम मार्क देने का। यानी यार पॉलिटिक्स तो 70 होती है, ये तो सारी दुनिया में होती है, आप कहीं भी रहो, आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ या रेसिज्म तो है ही है, ये तो दुनिया का दस्तूर है, बट इसमें से भी हमको आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ें हमको अगर नीचे खींचना शुरू करोगे तो हम फिर उसमें चले जाते हैं, ये हम जिंदगी का एक्सक्यूज बनाना शुरू करते हैं। हमने कभी इसको एक्सक्यूज बनाना ही नहीं, उनको बनाने दिया नहीं गया। माँ ने कहा कि भाई आप अगर फर्स्ट आना चाहते हो, दूसरा बच्चा अगर 10% मेहनत कर रहा है तो आप 30% मेहनत करो, वो 50% कर रहा है तो आप 100% करो, वो 100% कर रहा है तो आप 200% दे दो, ताकि जो वो निगेटिव फैक्टर है उसको भी वो कवर नहीं कर पाए। और आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी में हमेशा फर्स्ट 3 बच्चों में रहता था। और इसी तरह से मेरा सारा MBBS हुआ। MS के वक्त थोड़ी तकलीफ हुई, बट वहाँ पे भी हमने MS जनरल सर्जरी भी सोलापुर VM मेडिकल कॉलेज से पूरा किया। उसके बाद MCH के लिए हमने मुंबई आया। ज़िंदगी में मेरे दिमाग में डाला गया था कि हमें बताया गया था कि आपको हार्ट सर्जन बनना है। माँ की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम हार्ट सर्जन बने। माँ एक बहुत अहम चीज़ है ज़िंदगी में, हर इंसान के ज़िंदगी में। वो आपको बना सकती है, वो आपको मकाम कहीं ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकती है, ये उसकी ताकत है। तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि उन्हें अपनी बिरादर में अपने माँ बहनों से, जो अपने बच्चों की परवरिश तुम्हारे हाथ में है, उनकी ज़िंदगी की चाबी आपके हाथ में है। आप उनको जिस तरह से बनाना चाहती हो उनको तुम मोल्ड कर सकती हो। वही मोम का पुतला है, उसको जिस तरह से तराशना चाहती हो आप उसको तराश सकती हो, उस मकाम तक पहुंचा सकती हो कि आपको आगे जाके फ़ख्र हो। सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे कम्युनिटी को फ़ख्र हो। अल्हम्दुलिल्लाह MBBS के बाद MCH के लिए कार्डियक मुंबई से किया। और MCH होने के पहले हमें UK से फेलोशिप के एक्सेप्टेंस लेटर्स भी आ गए थे। 2 साल में हमने अपना DND कार्डियक सर्जरी किया, जब तक हमारा MCH कोर्स 3 साल का होता। और इसके बेसिस पे हमें लिवरपूल में फेलोशिप पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी का फेलोशिप हासिल हुआ। वहाँ से हमने एडल्ट कार्डियक फेलोशिप मैनचेस्टर में किया। उसके वहाँ से आई मूव टू टोरंटो में भी एडल्ट कार्डियक सर्जरी के फेलोशिप किया। एक हादसा है जहाँ पे ऐसे 4 औरतें बैठी हुई थी, जिसमें मेरी माँ भी थी, और ये बात चल रही थी कि ये अपने बच्चे सब पढ़ लिखते हैं और बाहर चले जाते हैं, ये कभी वापस आने का नाम नहीं लेते। ये तो हम पढ़ाते हैं, हम सिखाते हैं इनको, और ये फिर यूरोप में और अमेरिका में जाते हैं। मेरे कम्युनिटी में मैं 3rd कार्डियक सर्जन था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी 2 बड़े अच्छे अहदे पे हैं, एक अमेरिका में है, दूसरे लंदन UK में है।
तो जब ये बात चल रही थी तो मैं वहीं पे था और बोले कि मेरी माँ ने बड़े इससे कहा कि मेरा बेटा तो वापस आएगा और वो आके यहाँ पे लोगों की खिदमत करेगा। अभी चाहता तो मैं भी यही था कि मैं यूके में बसूँ या यूएस में बसूँ, यहाँ से वापस आने, वहाँ की ज़िंदगी छोड़ के वापस आना बड़ा मुश्किल होता है, मैं यही कहूँगा। बट जब मेरा वहाँ पे फेलोशिप्स हो गए तो मेरी अहलिया भी वहाँ पे आई अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी डॉक्टर है, एनेस्थेटिस्ट है। तो वो वहाँ पे जैसे सेटल हो जाते हैं इंसान, तो हमने सोचा कि अरे अभी यहीं सेटल हो जाते हैं, बच्चों के आगे फ्यूचर यहाँ पे ही है, ये बढ़ेंगे तो एक अच्छा वेस्टर्न माहौल में ये लोग बढ़ेंगे तो इनका फ्यूचर बड़ा अच्छा है। मैंने बोला कि मैंने ऑलरेडी लफ्ज़ दिया है, एक ज़बान दी है मेरे माँ को कि, और मैंने सुना है, मैं अपने उस वक्त तो हयात नहीं थी, मैं बोला मैं खबर में भी उनको नाराज़ नहीं करना चाहूँगा। मैंने सोच लिया कि मेरे प्रोस्पेक्ट वहाँ पे अच्छे रहने के बावजूद मैंने बोला कि मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने वाइफ को कहा अल्हम्दुलिल्लाह उनका हमेशा साथ रहा है, मुझे हर चीज़ में जो भी करता रहा हूँ, कभी कुछ एडवेंचरस होते हैं, कभी कुछ रिस्की ऑप्शंस लेता हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब साथ होता है पूरे फैमिली का तो आपको आगे पीछे सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अच्छा होगा तो साथ में है सब लोग, बुरा हो तो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप कामयाबी हो, अल्लाह हमें हमेशा कामयाब रखे, हमें जलील होने से बचाए, दुश्मनों से हमारी हिफाजत फरमाए, ये तो हमारी दुनिया में हकीकत है। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह सोच लिया कि हमको वापस जाना है और फिर हमने कहा कि आप, मैं पहले चला जाता हूँ, आप फिर 1 साल बाद में आ जाओ जब तक मैं सेटल हो जाता हूँ। जब बम्बई गया तो रास्ते तो बनते गए, बट बम्बई के हर अस्पताल मैंने अप्लाई किया, बट किसी ने ऑफकोर्स जैसा बताया कि थोड़ी बहुत कमी तकलीफें तो होती है, तो कहीं भी हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो हमने सोचा क्यों नहीं अपना खुद स्टार्ट कर ले। तो एक वक्त ऐसा है कि मैं प्रिंस अली खान अस्पताल में चला गया, वहाँ पे डॉक्टर सुल्तान प्रधान है जिनसे मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने वक्त पे हमें बड़ा सपोर्ट किया और वहाँ पे हमने ये कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे 75-80,000 के आसपास हमने वहाँ पे पैकेजेस शुरू करके बाईपास सर्जरी शुरू किया और इससे कौम को काफ़ी फ़ायदा हुआ, लोग साथ जुड़ना शुरू किए, लोगों ने उन पर भरोसा किया, अल्लाह ने हाथों में शिफा दिया और वहाँ से हमने कभी पीछे देखा नहीं। ऑन एन एवरेज 400 to 500 केसेस हम लोग पर ईयर मुकम्मल करते थे। 10 साल तक मैं प्रिंस अली खान में रहा। उसके पहले भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा काफ़ी वक्त मिला और काफ़ी काम मिला करने के लिए, तो हर हुनर हाथ में आ गई और जब वापस आया तो इसका फ़ायदा भी अपने को हुआ है। लेकिन एक अधूरापन हमेशा महसूस था। काफ़ी हादसे ऐसे हुए कि हमारे प्रैक्टिस में लोगों के पास कार्डियक सर्जरी तो बहुत दूर है, कार्डियक ट्रीटमेंट के लिए कोई पैसे नहीं थे। एक फैमिली ऐसी थी कि जिनको हार्ट सर्जरी की ज़रूरत थी, बेचारे मामूली से टैक्सी ड्राइवर थे, उनकी 4 बच्चियां थी और जब हमने उनको पैसे जमा करने के लिए काफ़ी ट्रस्ट भेजा और ये पैसे जमा होने के लिए 3 से 4 महीने लग गए। इस दरमियान उनको और हार्ट अटैक आया और उसमें उनका अल्लाह को प्यारे हो गए। बट उसके बाद मैंने देखा कि वो फैमिली सारे रास्ते पे आ गई है। उनका एक ही कमाने वाला शख्स था और वो भी ये अपने लोगों में ही था, अपने लोगों में से था, कोकनी नहीं था बट मुसलमान था। और जब फैमिली की हालत देखी तो बड़ा अफसोस हुआ और माँ की भी मेरी ये एक वसीयत थी कि जितना हो सके अपनी कौम की खिदमत करें। मैं ये खिदमत करने के हिसाब से मैंने सोचा कि एक ही तरीका है कि एक ट्रस्ट अपने माँ बाप के नाम पे मैंने शुरू किया, अहमदुल्ला हार्ट फाउंडेशन। पहले इसका नाम आबिदा अहमदुल्ला चैरिटेबल था, जब वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ हमने इसको कन्वर्ट करके अहमदुल्ला हार्ट फाउंडेशन किया। दोनों माँ बाप के नाम पे ये फाउंडेशन चलता है। पहले तो अपने घर, अपनी ज़कात, अपने अहलिया के घर से और फिर नज़दीकी करीबी दोस्त बिरादर इसमें जुड़ गए और अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ते जुड़ते एक बड़ा एक फाउंडेशन बन गया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को मदद होती है। जहाँ तक आपने पूछा कि हम फिर लोगों की इस तरह से मदद करते हैं इस फाउंडेशन की तरफ से, जो भी इंसान को हार्ट ऑपरेशन की ज़रूरत है और जितनी की भी ज़रूरत है, अगर वो उनका
ज़कात मुस्तहिक है तो हम इस फाउंडेशन से उनको सपोर्ट कर लेते हैं। इसमें जो पैसे आते हैं फाउंडेशन के, वो ज़कात और नॉन ज़कात इनको बड़े एहतमाम से रखा जाता है अलग अलग अकाउंट्स में। जो ज़कात मुस्तहिक रहते हैं इनको उनमें से दिया जाता है। हमारे पास अभी सारी टीम है जो हर एक चीज़ का करीब से इसका तहकीकात करती है कि ऐसा नहीं हो कि किसी तरह से इसका एक भी पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल हो। हर पेशेंट, फिर वो कोकनी हो, नॉन कोकनी हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जो भी हार्ट का पेशेंट होता है, इसके लिए हमारे दरवाजे खुले होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ हमारा ट्रस्ट नहीं, फिर हम और एक 10 ट्रस्ट हैं, इनसे राब्ता कायम करते हैं। ये पेशेंट के बारे में सारे डिटेल्स उनको भेज देते हैं, फिर उनके सारे पैसे आने के साथ किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए उनकी सर्जरी की जाती है। मैंने हमेशा एक बात पे दोबारा जोर दिया है कि जिस तरह से मेरा ऑपरेशन, अगर कल मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत लगे, मेरे भाई बहनों के लिए लगे, या कोई मेरे दोस्त बिरादर के लिए, या कोई अमीर शख्स के लिए, ये जिस तरह से हम ऑपरेशन करते हैं उसी तरह से ऑपरेशन मेरे गरीब बिरादर उनका भी हो, ताकि किसी तरह से हम किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इस सब चीज़ का ख्याल रखते हुए हम हर एक ऑपरेशन करते हैं, ताकि किसी को ये भी पता ना चले, ना पेशेंट को पता चले कि उनका ये पेशेंट ऑपरेशन सब्सिडाइज है या फ्री है, ना जो इसमें लगे हुए लोग हैं, मेरे डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट हो या अलग से डॉक्टर हो, इनको भी पता नहीं होता ये पेशेंट फ्री है या पेड पेशेंट है। इनका सभी तरह का ट्रीटमेंट जो होता है वो एक ही तरह से होता है। इसके हिसाब से हमने एक छोटा सा अस्पताल भी खोला है फाउंडेशन की तरफ से, जहाँ पे हमें और थोड़ी खुली सहूलत मिलती है कि हम ऑपरेशंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन करें उतने फंड में। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको इस ऑपरेशन करते थे तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते थे। इसको कर्टेल करने के लिए एक छोटा सा यूनिट डाल दिया। कैथ लैब है, अल्हम्दुलिल्लाह, कार्डियक सर्जरी का सेटअप है, अच्छा सा ICU है, अच्छे वार्ड है, अच्छा खाना खिलाया जाता है लोगों को और उनके ऑपरेशंस किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि अपने कोकन लोगों का एक बड़े दिनों से एक ड्रीम है, एक आलीशान अस्पताल हो, अच्छा सा अस्पताल हो, जहाँ पे हर एक चीज़, हर एक फैसिलिटी, हर एक फैकल्टी के स्पेशलिस्ट आए और एक अच्छा सा अच्छा ट्रीटमेंट दे दे। आज कमर्शलाइजेशन तो अपने फील्ड में काफ़ी है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये क्यों हो रहा है। हर एक इंसान अब कमाने के पीछे लगा हुआ है, तो उनका वो रास्ता है। बट ऐसे भी काफ़ी मजबूर लोग हैं जिनको एक अच्छी मदद की ज़रूरत होती है। इसको हासिल करने के लिए हम चाहते हैं, हमारी उम्मीद है, हम दुआ करते हैं, आज दुआ किया है, हमेशा दुआ करेंगे। अभी मस्जिद नबी में रौज़ा में बैठ के हमने अल्लाह से दुआ की है कि हम कोकनी लोगों का एक अच्छा सा अस्पताल हो, एक जहाँ पे हम लोगों की इज्जत हो, जहाँ पे हम लोग एक परेशान से अंदर आए और एक अच्छा ट्रीटमेंट लेके घर पहुँचे। मेरी सलाह ये है कि हम हर एक अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, अलग अलग फील्ड में हम स्पेशलिस्ट हैं। मैंने जब ये काम शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं अकेला हूँ, बट मैं चाहता था कि मैं जिस फील्ड में हूँ कम से कम मैं उस फील्ड को कवर करूँ। इस तरह से अगर हर इंसान, हर एक कोकनी इंसान जो एक मकाम पहुँच चुका है, तो ये अपनी फील्ड के अंदर भी अपने लोगों को मदद करने की कोशिश करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कम्युनिटी को काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी आगे पहुँच जाएंगे हम। मैंने देखा है कि ज़रूरी नहीं सिर्फ मेडिकल फील्ड के अंदर, आप इंजीनियर हो, आप एक फाइनेंशियल सिस्टम में हो, तो मैं चाहूँगा कि आप उस फील्ड में अपने काम के लिए कुछ करें, अपने कोकनी बिरादर के लिए कुछ करें, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करें। हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ लोगों को खाना खिलाएं। हम लोगों का चैरिटी अब इस तरह से हो गया है कि हम खाना खिलाते हैं। मैं एक रिसेंटली गांव में चला गया था, जहाँ पे हमने देखा कि 100 घर में राशन जाता है। मैं बोला ये राशन आप एक जगह से आ रहा है आपका, इससे बेहतर मैं 100 घर में से 1-2 फैमिली के 2 होनहार बच्चे ढूंढ लूँ, उनको एक छोटा सा शॉप खोल के दे दूँ, उनको कहूँ कि आप ये शॉप में से ये 100 घर का जो राशन है आप देंगे, इसके पैसे आप आपको देंगे और ये आपकी जिम्मेदारी होगी। साथ में उसका शॉप रहेगा, वो जो खुला रहेगा, आप बाकी के लोगों को भी बेच सकते हो।
तो आपका घर बच जाएगा। आप जो आज मुस्तहिक हो, ज़कात लेने वाले हो, कल ज़कात देने वाले होंगे। हमको इस तरह के नॉवेल आइडियाज़ लाने होंगे। सिर्फ घर 4 घरों को खाना खिला के वो आज शाम का खिलाओगे, कल शाम की उनको वापस भी करोगे। आज उनको तुम बिरयानी खिलाओगे, कल सादा रोटी आएगी तो फिर उनको लगेगा कल तो बिरयानी खाई, आज ये आ गया। तो कहने का मसला ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, तो ये तो हक है, तो हुजूर ने हमें हुक्म दिया ये सब चीज़ों का। बट अगर हम इस तरह से हम अपनी कम्युनिटी को सेटल करने की कोशिश करेंगे तो हर ज़कात लेने वाले को कल हम ज़कात बनाने वाला, देने वाला बनाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हम सब एक अलग लेवल पे पहुँचे। एक वक्त मैं दुआ करता हूँ कि हम लोगों को अपने कम्युनिटी में ज़कात देने के लिए लोगों को ढूंढना पड़े। ये चाहता हूँ कि हम लोगों को एक शख्स भी नहीं मिले। लोगों ने कहा कि आप 2 रुपये ले लो और कोई गरीब भिखारी सीख कहीं मिलता है तो उनको ही दे देना, और लोग दिन भर घूमे और वो 2 रुपये वापस लेके आए। ऐसा एक किस्सा है, इसमें कितनी हकीकत है मालूम नहीं, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत कम लोग गरीब हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे कोकनी बिरादर भी ऐसे हो कि कल मैं ज़कात देने के लिए निकलूँ और कोई लेने वाला ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या चाहिए हम लोगों को कि, और फिर सिर्फ हमारी कम्युनिटी नहीं, हम आसपास के लोगों को भी इससे डेवलप करें, आप उनको साथ में लेके चले। पूरी हमें सभी इस्लाम का बोलबाला हो, और हमें जो जिम्मेदारी यदि आज जिस माहौल में हम रह रहे हैं इसमें बहुत ज़रूरी है साथ में दीनी तालीम और दुनियाई तालीम सब साथ में लेते चले, ताकि हम किसी तरह से पीछे नहीं रहें। ये जो चीज़ें हो रही है दुनिया में, इन से बचने से बेहतर है, इससे सब में अच्छा तरीका है कि हमें तालीम पे बहुत ध्यान देना है, ताकि हम इंशाअल्लाह अपने कौम के लिए बहुत कुछ कर सकें। जज़ाकल्लाह खैरन व अहसन जज़ा डॉक्टर साहब। माशाल्लाह अभी नेट पर लोग लगे हुए हैं, और हमारा ख़ास मकसद तो आपकी मालूमात लेनी थी कि आपका पढ़ने का स्टाइल क्या था, जो हम सबके लिए मालूम नहीं था कि हमारी ही बिरादरी का शख्स या बच्चा या इस वक्त डॉक्टर कैसे पढ़ा। तो नॉनवेज टच नहीं किया। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये सच बात है, ये सच सही तरीका है, ऐसा इस तरह से करना चाहिए, कोई हलाल चीज़ को अपने आप पे हराम करनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। बट मैंने सोच लिया था कि जब तक मेरा पूरा एजुकेशन, मैं 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम के पहले नियरली हाफ वे मिडवे थ्रू जो नॉनवेज खाना बंद कर दिया था, वो मेरा MCH कार्डियक सर्जरी ख़त्म होने के बाद ही मैंने उसको टच किया। और मैंने वो इसलिए नहीं किया कि मैं गोश्त खाने से मैं अपने आप को कमज़ोर समझता था या मेरा दिमाग कमज़ोर होने वाला था, ये बिल्कुल नहीं था। बट ये था कि मैंने एक अहद कर लिया था कि मैं एक चीज़ जो मेरे को बहुत पसंद थी। एक वक्त ऐसा था कि मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर वेकेशन में कुवैत जाते थे, तो हमारे वो आपा के मेज़ के अंदर जो शेफ़ था वो बड़ी अच्छी चिकन तंदूरी मुर्गी तैयार करता था, और ऐसा वक्त था कि एक टाइम में मैं आधी मुर्गी भी खा लेती, इतनी पसंद थी चीज़ें। मैंने बोला जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है मैं उसको छोड़ दूँ, ताकि मैं अपना सारा कंसंट्रेशन एजुकेशन पे लगाऊँ, और उसी वक्त खाऊँगा जिस दिन मैं इसको हासिल करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का साथ था, मैंने इसको हासिल किया। और उस दिन मैंने मुझे कभी कभी अफसोस होता कि मेरी माँ बहुत अच्छा नॉनवेज पकाती थी, और मैंने उसको 10 साल तक उसको मिस किया हूँ, और जब मैं खाना शुरू किया तो वो उस दुनिया में थी नहीं। बट ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बट कहना ये है कि आप इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें, खाने पे थोड़ा कम ध्यान दें, ताकि आप ये सारी चीज़ों से दूर रहे और अपने इल्म हासिल करने में ज़्यादा वक्त लगाए। क्योंकि यकीनन ये हेवी फूड होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में उसके बाद जो एक तरह की थकावट आ जाती है या सुस्ती आती है, इन चीज़ों को दूर रखना है तो एक लाइट डाइट अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस कर लो। वेजिटेबल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, ऑयल का कम से कम इस्तेमाल कर लो, ताकि हम अच्छी सेहत रखें, बीमार ना हो। बच्चे अपने अब्बा को बोले, बड़े देखता हूँ कि आजकल सिगरेट का काफ़ी इस्तेमाल होता है अपने नौजवानों में, एक स्टेटस सिंबल हुआ है। हाथ में सिगरेट नहीं हो तो उनको
लगता है कि उनको कम जाना जाएगा, बट ये एक जहर है, ये इनसे दूर रहो। ये चीज़ हमने अपने उसको हलाल कर दी है। मुझे नहीं लगता कि इस्लाम में कोई भी नशा का कोई जगह है, तो शेख साहब बताएंगे, बट मैं तमाम कोकनी कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी तरह के नशा से दूर रहो ताकि ये आपको बर्बाद ना करे। जज़ाकल्लाह खैरन, आपकी ये सारी बातें बिल्कुल हमारे दिल में उतरी है। मेरे कलीग बाजू में बैठे हैं, इरशाद भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन डॉक्टर साहब, वाकई मैं आपको पहले नहीं जानता था, और जिस दिन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया आप ही के कॉन्टैक्ट सेंटर से, एक मूसा भाई के कोई है, उन्होंने मैसेज भेजा कि डॉक्टर साहब हमारे कोकनी डॉक्टर साहब यहाँ पर है और आपका नाम तो सुना हुआ था। तो मैंने सबसे पहले उनको कहा कि मुझे उनका नंबर दे दो, मुझे उनसे बात करनी है। और शायद मैंने जब आपसे फ़ोन किया तो सबसे पहले ये बात की कि आप कोकनी है और हमारे साथ बहुत सारे कोकनी हैं, हमको खाली आपके इन जो है आपका उसमें से कुछ हमें मुस्तफ़िद होना है, हमसे कुछ लेना है। उसके बाद तकरीबन रियाद से और फिर कुवैत से हर जगह से मुझे किया कि डॉक्टर साहब आए हुए, तो मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुलाकात हो चुकी है। और उसके बाद मुझे भाई से मैंने फ़ोन किया तो बोले मैं भी आ रहा हूँ, और आप बाकी जितनी भी जिम्मेदारी है मुझे मैंने दी। और जो पूरा अभी शुरू से आखिर तक आपने जो अभी बताया वाकई गौर करने वाली बात है। और स्पेशली कोकनी लोगों का जो आपने फूड के बारे में बात की, मैं खुद भी हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई प्रेशर का मरीज़ हूँ तो वाकई हमारे खाने के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है, स्पेशली फ्राइड चीज़ें। और ये जो बिरयानी की जब बात की, तो बिरयानी तो हम भी ऐसे ही है, जब बैठ जाते तो उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता कि हम कितना खा रहे हैं, 2 टाइम का खा रहे हैं, 3 टाइम का खा रहे हैं। तो वाकई इसके ऊपर हमें ये करना है। और आपके जो फाउंडेशंस का जो काम भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसकी मज़ीद बरकत दे, और अल्लाह ताला आपके हाथ में और शिफा दे, और लोगों का जो आप ट्रीटमेंट करते हो उसके अंदर अल्लाह बरकत दे, और जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़िद हो इससे। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम लोग आज इकट्ठे यहाँ बैठे, और मैं शुक्र अदा करता हूँ आपका कि आपने अपना टाइम निकाल के यहाँ पर आए और हमारे ये पूरे कोकनी कम्युनिटी के लिए एक इंटरव्यू दिया, जिससे हम लोग इंशाल्लाह मुस्तफ़िद होंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन इरशाद भाई, मैं समझता हूँ ये सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी नहीं, जो भी इसको देखेगा उर्दू लैंग्वेज में है उसको समझेगा और उससे इंशाल्लाह इंस्पायर होगा। हमारे बीच में एक और भी तजुर्बेकार हमारे शौकत नाटकर साहब बैठे हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि वो भी कुछ लब पेशाई करें। डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन मेरे को जो सबसे बात अच्छी लगी वो माँ वाली बात अच्छी लगी। अल्लाह, क्योंकि माँ जो रहती है, जो अपने परिवार अपने फैमिली में एक फाउंडेशन का दर्जा रखती है, और वही बच्चों को बना सकती है और वही बच्चों को आगे ला सकती है। तो तमाम माओं से मेरी यही गुजारिश है कि डॉक्टर साहब ने जो भी बताए हैं उनके ऊपर अमल करें और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर ध्यान दें। जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहब ने एक बात और भी कहे हैं जिसको अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज़ ने 12 साल पहले जाना, कि बच्चों के ऊपर एकेडमिक प्रेशर मत डालो, फ्री रखो उनको। मैं जब जद्दा में था तो वहाँ पर एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि बच्चों को खेलने दो, 6 साल तक उनको टच ही मत करो, 6 साल के बाद सोचो को स्कूल में डालना। अब हमारा मामला ऐसा कि 2.5 साल का होते तो हम क्या पता नहीं प्लेग्राउंड में डालते हैं और वहाँ से बोर्ड शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद में हम बच्चों के ऊपर एकेडमिक बोझ नहीं डालेंगे और उनकी काउंसलिंग करते रहेंगे इंशाल्लाह, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपके ये हार्ट फाउंडेशन के बारे में 1 मिनट बताइए, ताकि अभी ये असर का भी वक्त हो रहा है मदीनतुल मुनव्वरा में। हार्ट फाउंडेशन का ये जो आपने जो लाया है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और फिर इंशाल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैंने बताया कि ये जो फाउंडेशन है, एक मैं अकेले ने शुरू किया था, बट आज काफ़ी लोग इसको जुड़ चुके हैं और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काम हम कर रहे हैं। आज तक हज़ारों की तादाद में हमने लोगों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी के लिए मदद किया, मेडिसिन के लिए मदद किया है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो फाउंडेशन है ये एक अपने कोकन का फाउंडेशन है, इसमें मेरा नाम भी है, इसलिए हमने इसको HHF किया ताकि लोग इसको ये नहीं समझे कि
हमदुल्ले का फाउंडेशन है, ये कोकन फाउंडेशन है, अपने लोगों का फाउंडेशन है, जहाँ पे हमने हार्ट के मसलों के लिए यहाँ पे एक रास्ता बनाया है। यहाँ पे लोगों के लिए एक उम्मीद जग जाती है। इंशाअल्लाह मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि ऐसे फाउंडेशन जो है और काम करे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करे, जितना ट्रीटमेंट को सब्सिडाइज कर सके हम करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इस फाउंडेशन में जो लोग हैं अपनी ज़कात, सदका, इंटरेस्ट फंड ये सब ला के हमारे जिम्मेदारी हमारे हक में देते हैं, तो हम ये फिर उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिसके ये हकदार हैं। हम लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम वकील हैं, ये हमें हमारी जिम्मेदारी है, इसमें लगा हुआ हर एक पैसा हम उसके हकदार तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। जो मुस्तहिक लोग हैं, इसके अंदर जो ज़कात फाउंडेशन फंड आता है वो उन लोगों को इस्तेमाल होता है, और जो इनके हार्ट सर्जरी के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा मैंने बताया कुछ देर पहले कि सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए अगर कोई हार्ट सर्जरी के लिए लगने वाला है तो ये सारा पैसा कुछ हम अपने फाउंडेशन से देते हैं, कुछ और ट्रस्ट से हम लोग जमा कर लेते हैं, कुछ पेशेंट्स अपनी तरफ से दे देता है, उसकी जो भी हैसियत है वो, ताकि उसको भी लगे कि मैंने अपना ट्रीटमेंट खुद किया है। फिर इसके बाद हम उनसे कुछ सारी जिम्मेदारी फिर ये फाउंडेशन की होती है। इस फाउंडेशन के थ्रू हम उनका पूरा इलाज करके उनको घर भेज देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुस्तहिक नहीं है बट फिर भी उनको ज़रूरत है एक सपोर्ट की, उनके लिए हमारे पास और भी फंड आते हैं जो नॉन ज़कात फंड होता है, उनके ज़रिए हम ये लोगों को मदद करते हैं इन पेशेंट्स के लिए। काफ़ी लोग जुड़े हैं जो आके यहाँ पे हार्ट वाल्व डोनेट करते हैं, जो वाल्व रिप्लेसमेंट की जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हम ये वाल्व फ्री दे देते हैं। काफ़ी लोग आके हमको स्टेंट्स, अच्छे से अच्छे स्टेंट्स फ्री डोनेट किया है, ये हम लोग फ्री डोनेशंस पेशेंट तक पहुंचाते हैं। इनको ये जो स्टेंट है, अभी रमज़ान में हमारे फाउंडेशन ने 100 एंजियोग्राफी और 25 एंजियोप्लास्टी कम्प्लीटली फ्री अपने फाउंडेशन की तरफ से स्पॉन्सर किया हुआ है। इस रमज़ान के मौके पे लोग इसका जो भी मुस्तहिक है इसका इस्तेमाल कर ले। इनमें हमने ये ध्यान दिया है कि जो दुनिया में अच्छे से अच्छा स्टैंड है इनमें हम ये डोनेशन में आए हैं, इनमें हम लोगों को दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि आज हम सिर्फ 100 एंजियोग्राफी और 25 एंजियोप्लास्टी ये रमज़ान में रखे हैं, इंशाअल्लाह अगले रमज़ान में ये हज़ारों की तादाद में हो जाए, और ये सिर्फ रमज़ान में नहीं, ये पूरे साल भर होते रहे। मैं चाहूँगा कि आप लोग किस तरह से जुड़ सकते हो। आप हमारे फाउंडेशन का वेबसाइट है, आप उन पे जा सकते हो, आप हमारे फाउंडेशन के बारे में पता कर लो। अकाउंट्स है हमारे पास, अभी इंटरनेशनल ट्रांसफर्स का जरिया नहीं है क्योंकि हमारे पास FCRA नहीं है, बट हमारे पास जो लोकल अकाउंट्स हैं वहाँ से आप डोनेशन दे सकते हो। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने इसको एक ATG का सैंक्शन दिया है जो 50% टैक्स एग्जेम्पशन होता है, और एक 35AC का भी टैक्स एग्जेम्पशन का फाउंडेशन को परमिशन मिली है जो 100% टैक्स एग्जेम्पशन होता है। और एक बड़ा प्रोजेक्ट हमने लिया है फाउंडेशन की तरफ से, जिससे गवर्नमेंट की तरफ से हमको सपोर्ट भी आया, और 35AC उसी प्रोजेक्ट के लिए मिला है, वो रूरल कार्डियक हेल्थ प्रोग्राम। हम चाहते हैं कि हम लोग बम्बई पहुंचने के बजाय हम लोगों तक पहुंचे, गांव-गांव पहुंचे, उनको लोगों को हार्ट के बारे में मालूमात दें, उनका ट्रीटमेंट करें। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है इसको रूरल कार्डियक हेल्थ प्रोग्राम प्रोजेक्ट कहा गया है। फाउंडेशन की तरफ से हम लोग इनको इंशाल्लाह इनिशिएट कर रहे हैं, और 1 साल भर में मुकम्मल भी हो जाएगा। इसको 3 फेज में किया जाएगा। पहला फेज में एक डायग्नोस्टिक वैन है जिसमें स्ट्रेस टेस्ट, TDA को, ब्लड टेस्ट, इन्वेस्टिगेशंस और हार्ट प्रिवेंटिव क्या किस तरह से करना है इसके लिए बारे में एक टीम रहेगी जो लोगों को जाके एजुकेट करेगी कि किस तरह से जो हम खाने के बारे में, किस तरह से कार्डियक हेल्थ के बारे में ये मालूमात देगी। ये एक वैन रहेगी, ये गांव-गांव फिरते रहेगी और लोगों को इत्तला देगी, उनका स्ट्रेस टेस्ट करेगी, TDA को करेगी, ECG करेगी। दिस विल बी कम्प्लीटली अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ चार्ज। इन सेकेंड फेज में भी इंशाल्लाह 6 months to 8 months लेटर हम एक कैथ लैब वैन के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं। ये मोबाइल कैथ लैब है, ये जो गांव-गांव जाएगा वहाँ पे लोगों को स्क्रीन करेगा, उनकी एंजियोग्राफी करेगा, ज़रूरत हो तो एंजियोप्लास्टी करेगा। क्योंकि इसके साथ एक वैन के साथ दूसरी वैन जुड़ी है जिसमें 3 बेडेड फुल फ्लेज ICU बना हुआ है, जहाँ पे हम लोग एंजियोग्राफी करके अगर एंजियोप्लास्टी कर लें उसी ICU में पेशेंट को शिफ्ट कर दें, फिर लोकल अस्पताल में उनको शिफ्ट करेंगे।
हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम्स भी इसमें जुड़ जाए ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो, जो पुअर पॉवर्टी लाइन के नीचे है वो इसका कंप्लीट फ्री फ़ायदा ले ले। तीसरा फेज़ इस तरह से है कि अगर ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है और ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर थर्ड फेज़ के अंदर हम ऑपरेशन थिएटर का भी एक वैन कंप्लीट डिज़ाइन किया है जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि जो पेशेंट्स को सर्जरी की भी ज़रूरत है उसको बम्बई आने की ज़रूरत नहीं, हम इस तरह से मैनेज कर लेंगे कि वो जो वैन आईसीयू सब कनेक्टेड हो जाता है। इट्स लाइक एन कार्डियक हॉस्पिटल ऑन व्हील्स जो गांव-गांव जाए, वहाँ के कंप्लीट गांव को स्क्रीन करे और जो भी लोगों को ज़रूरत है हार्ट हेल्थ की उनको मदद करे। इस प्रोजेक्ट से भी लोग जुड़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, के तरीके से जुड़ सकते हैं, इसकी मालूमात भी निकाले। इसके सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारे पास रेडी है, हमको अप्रोच करेंगे तो हम ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनको भेज देंगे। हम कोशिश किए कि कॉर्पोरेट्स को भी इसको इन्वॉल्व कर दे समथिंग कॉल्ड एज CSR एक्टिविटी के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं इसको सपोर्ट मिले, क्योंकि प्रोजेक्ट इज नियरली 30-32 करोड़ का प्रोजेक्ट है पूरा। बट फेज में फर्स्ट फेज 1 डायग्नोस्टिक वैन इज कॉस्टिंग अस 1 करोड़। हम चाहते हैं कि लोग इससे जुड़ जाए ताकि एक आइडिया आ जाएगी कि ये किस तरह से चल रहा है। सेकेंड फेज इज अराउंड 10 करोड़। सो इंशाल्लाह एक बार ये सक्सेसफुल हो जाता है डायग्नोस्टिक फेज तो इंशाल्लाह ये जो आज छोटा सा कारवां है बड़ा कारवां हो जाएगा, इंशाल्लाह लोग जुड़ेंगे। हम चाहते हैं कि ये एक में से काफ़ी लोग अपने हाथ में ले ले और इसको चलाए। हमने सिर्फ आइडिया दी है कि ताकि ये इससे अपने कौम का फ़ायदा हो, अपने कम्युनिटी का फ़ायदा हो, ये सारे कोकन का फ़ायदा हो इंशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा, मेरी इल्तजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं। आप वाल स्पॉन्सर कर सकते हैं, बाईपास सर्जरी स्पॉन्सर कर सकते हो, आप एक 10 पेशेंट का सर्जरी स्पॉन्सर कर लो, कमिटमेंट है तो हम वो 10 सर्जरी पूरा करेंगे, उनका डिटेल्स आपके पास भेजेंगे, फिर आप अपना जो हदिया है वो हमको दे दे। एंजियोप्लास्टीज उसमें से स्टेंट आप स्पॉन्सर कर सकते हो, सामान स्पॉन्सर कर सकते हो, रास्ते खुले हैं। दिल में अगर अपने यकीन है जो काम कर रहे हैं उस पर अगर आपको यकीन है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहेंगे आप खुले दिल से इसे ताउन करें ताकि हम काम आगे बढ़ाए, एक छोटे पैमाने पे नहीं बड़े पैमाने पे इसको करें। एक वक्त ऐसा है कि यहाँ पे हम सभी को एक हाईली सब्सिडाइज या फ्री ट्रीटमेंट इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो ये मुहैया करवाए। हमारा इरादा है कि एक कार्डियक हॉस्पिटल के बारे में भी हम सोच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ करें कि हम इसको पूरा कर ले और इंशाल्लाह एक अपना कोकन वालों का अस्पताल भी हो जाए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन। ये जो आपके प्रोजेक्ट थे उसके बारे में और रोशनी आपने डाली जो मेरे जहन में हल्का हल्का था, ज़रा हल्का हल्का था आपके इस हार्ट फाउंडेशन की तरफ से। एक सवाल बार बार जो आ रहा था जहन में कि रमज़ान महीने में ज़कात का क्या फंडा है, कैसे है, तो ये अभी क्लियर हो गया अच्छे तरीके से कि जैसे कि 100 एंजियोग्राफी आपने कहा, 25 ऑपरेशन, किसी ने ऑलरेडी आपको फंड दिया है, ने डोनेट किया है ज़कात या जो कुछ भी रमज़ान के ताल्लुक से, और वो पैसे आप जो है इंशाल्लाह 25 पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे या 100 पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान महीने में ही हो, रमज़ान महीने के बाद भी हो सकता है, लेकिन देने वाले ने आपको जो है रमज़ान महीने में अपनी तरफ से वाक़िया दिया है या डोनेशन दिया है। जज़ाकल्लाह खैरन। डॉक्टर साहब, आपकी ये सारी चीज़ें देखने के बाद में हम आपको कैसे मुबारकबादी दें, ये तो कलिमात भी नहीं है। और हम जानना चाहेंगे आपकी उम्र कितनी है? 46 ईयर ओल्ड। तो अभी जो है माशाल्लाह आपको और बहुत जीना है। हाँ, अभी चंद रोज पहले मेरे पास में एक शख्स पढ़ाई करने आते थे। Can you guess his age? मेरे से अरबी सीखने आते थे। 65-70 90 साल के थे। 90 साल के हट्टे कट्टे, मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो, हट्टे कट्टे कुरान हाफिज है, और जो मैं सिखा रहा था वो उसको याद करते थे, जैसे याद करते ना लोग, उसको याद करते थे, दूसरे दिन आके सुनाते थे। तो अल्लाह ताला ने अगर किसी को हिदायत रखी है कोई भी चीज़ के लिए, वो इंसान इंशाल्लाह लेके रहेगा। और ये छोटा सा एकदम बिल्कुल ही सब कुछ अचानक, लेकिन उस अचानक जो लफ्ज़ अचानक थोड़ा भयानक रहता है, लेकिन उसको हम अच्छे अंदाज में, जैसे आपने खेकड़े का जो मैंने बताया, मैं ये कहता हूँ, ए तू एकटो कुठं चालल्यास, आम्हाला पण घेऊन चल ना,
तो वो इस तरीके से जो दूसरे खेकड़े हैं वो उसको पकड़ते, भाई अकेले मत जा, वो बोलता है चलो सब लोग मेरे साथ चलो। तो उसी तरह आप ये माशाल्लाह मिसाल बनने जा रहे हैं और उम्मीद है कि बच्चे लोग या दूसरे भी लोग आपको इससे सबक लेते हुए फॉलो करेंगे। हम इस वक्त आपको कोई बड़ा हदिया या बड़ा तोहफा या बड़ा सा डोनेशन नहीं दे सकते। हमारी नेक ख्वाहिशें, नेक तमन्नाएं और खालिस दुआएं आपके साथ में हैं और हम चाह रहे थे कि कोकन हाउस में आपका प्रोग्राम हो। अब माशाल्लाह यहाँ पर लोग काफ़ी सारे लाइव हुए और निकल भी गए, क्योंकि आज इंटरनेट बहुत ही डाउन है, पता नहीं क्यों आज डाउन है, बिल्कुल डाउन है इंटरनेट, जिसकी वजह से लोगों को आवाज़ या वीडियो भी बराबर नहीं गया। तो मैं आप सबसे पहले नाजरीन कराम से माजरत चाहता हूँ कि हमें वक्त नहीं था ये सब सेटअप करने का और हमको नहीं मालूम था कि आज मदीना में इंटरनेट डाउन रहेगा, लेकिन बहुत जल्द ये मुकम्मल वीडियो जो भी 1 घंटे का भी हुआ है तकरीबन, हम इसको अपलोड करेंगे या आज ही रात से मैं उसको अपलोड करना है एज इट इज़ विदाउट एडिट, जो इंशाल्लाह मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा ताकि इससे आप फ़ायदा उठाएं। इस वक्त हमारी टीम में सारे लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी कोकन कमेटी मदीना जो है का एक तरीका है कि माशाल्लाह जो भी आपके जैसे लोग आते हैं तो उनके लिए एक छोटा सा हम खिताब तय करते हैं और उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं। तो ये आपको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दे रहे हैं खादिम तिब का। आपको डॉक्टरेट तो मिल ही गई, लेकिन वाकई आप तिब की खिदमत कर रहे हैं और सिर्फ तिब की खिदमत नहीं कर रहे बल्कि हार्ट की सर्जिकल में आप जो है इसकी वो कर रहे हैं। तो हमारे एक्स सदर स्पीकर और हमारे इस वक्त कोकन हाउस के इंचार्ज के जरिए जो है आपको ये हम अवार्ड दे रहे हैं खादिम तिब का। उम्मीद है अल्लाह ताला हमारी तरफ से छोटा सा जो अवार्ड दिया कबूल करें और आपके लिए हमेशा रास्ते जो है आसान करे और खोले। जज़ाकल्लाह खैरन, जज़ाकल्लाह खैरन व अहसनुल जज़ा। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।